हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल जिसका एग्ज़ाम 2024 में होना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले एक सेट को हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जीएस सेक्शंस का एनालिसिस करेंगे। इसके क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य के कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो भारत में जो 2011 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, उसकी कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करें 2011 के जनगणना का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या यूपी का है। एक नंबर पे जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो एक नंबर पे यूपी है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है और 3 नंबर पे बिहार है। अगर हम लोग बात करें जनसंख्या घनत्व का, ये घनत्व किसका है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का है। एक नंबर पे कौन है? बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। और न्यूनतम की अगर बात करें कि न्यूनतम किसका है, तो न्यूनतम में सबसे मतलब अंडमान और निकोबार जो है, जो हमारा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, उसका जनसंख्या घनत्व अंडमान एंड निकोबार, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगर बात करें कि सबसे कम जनसंख्या किस स्टेट का है, तो स्टेट का अगर बात करें तो सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में निवास करती है, तो इसका जनसंख्या सबसे घनत्व कम है। अगर हम लोग जनसंख्या के कुछ इतिहास को देखें, तो सबसे पहले जनसंख्या भारत में 1872 में, सबसे पहले कब? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन यह जनगणना जो था, वह नियमित जनगणना नहीं था। नियमित जनगणना जो प्रत्येक 10 साल पर होता है, वह 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुआ था। स्वतंत्र भारत की अगर पहली जनगणना की बात करें, तो यह 1951 में पहली जनगणना स्वतंत्र भारत के हुआ था। भारत में अभी तक टोटल 7 बार जनगणना हो चुका है। तो इतने फैक्ट्स को जनगणना से याद रखिएगा। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी हैं। तो सबसे कम अवधि तक एस चंद्रशेखर, इनके द्वारा सबसे कम अवधि, कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करें कि प्रधानमंत्री के पद से रिलेटेड, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है, वो हमारे संविधान में आर्टिकल 75 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 75 के अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करें, तो नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री है। अगर बात करें प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा या त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और लोकसभा में इनका अगर बहुमत दोस्तों कम हो जाता है, जिसको अविश्वास प्रस्ताव होता है, तो सरकार गिर जाता है और मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो मंत्रिपरिषद के ही अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति पद से पहली बार इस्तीफा देने वाले कौन थे दोस्तों? तो अगर प्रधानमंत्री पद की बात करें, तो प्रधानमंत्री पद पर सबसे पहले इस्तीफा मोरारजी देसाई के द्वारा दिया गया था, याद रखिए। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है 2023 में निम्नलिखित आईपीएस
अधिकारियों में से कौन पंजाब में पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारियों में से एक है? तो पंजाब में जो आईपीएस बनी थी दोस्तों, उसमें महिला अधिकारियों में से एक है, यानी बनने वाली पहली थी, तो शशि प्रभा द्विवेदी। यह 2023 में पंजाब में पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? बंगाल का स्वतंत्र शासक तुगरिल बेग। ये तुगरिल बेग जो थे वो बलबन के विरुद्ध क्या किए? विद्रोह किए और 1279 में खुद को बंगाल के स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किए। दिल्ली सल्तनत का बलबन ही वह शासक था जिसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में है कि प्राणियों में पाए जाने वाले अंतःपरजीवी की पहचान कीजिए। अंतःपरजीवी क्या है? तो अंतः यानी आंतरिक, तो ये चपटे कृमि, कृमि जो होते हैं वह आंतरिक परजीवी होते हैं। देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए रिकी केज ने 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ग्रैमी पुरस्कार 3 बार जीतने वाले कौन है? तो रिकी केज है। ये डिवाइन टाइड्स के लिए, इनको डिवाइन टाइड्स के लिए 2023 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात कर ले ग्रैमी पुरस्कार की, तो जो ग्रैमी पुरस्कार होता है इसको हम लोग ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। 2024 के ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला है? तो 2024 में जो ग्रैमी अवार्ड है वह है तबला वादक जाकिर हुसैन। ये बहुत बार पूछता है कि जाकिर हुसैन जो है वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है तबला वादक, तो इनको मिला है। और एक है बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, याद रखिएगा, राकेश चौरसिया, ये हैं बांसुरी वादक। इन्हीं दोनों को 2024 का ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में है कि कृषि का व्यवसायीकरण डैश का एक संकेत है। तो कृषि का जो व्यवसायीकरण है, व्यवसाय के उद्देश्य से कृषि किया जाता है, तो यह है विपणन युग अधिशेष। विपणन युग अधिशेष जो है वह कृषि का व्यवसायीकरण का एक संकेत है, उस ओर संकेत करता है। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है कि फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 7 तक के छात्रों के लिए डैश नाम से एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो उसका नाम है परम शिक्षालय। परम शिक्षालय जो है यह पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 7 के छात्रों के लिए ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है कि 1992 से 93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक सहभागिता कार्यक्रम शुरू किया था? तो यह नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। अगर बात करें नाबार्ड का, तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नेशनल, लिख देते हैं दोस्तों, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नाबार्ड की स्थापना, अगर हम बात करें नाबार्ड की स्थापना का कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। यह छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम हुआ था। नाबार्ड की स्थापना
शिवरामन समिति की अनुशंसा पे हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया है, एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पे हुआ था, तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पे हुआ था। नाबार्ड का अगर बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष साजी केवी है, नाम जरूर याद रखिएगा, साजी केवी वर्तमान अध्यक्ष है नाबार्ड के। देखते हैं, अगर हम लोग बात करें ऑप्शन ए सीडीबी की, तो सीडीबी जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। सीडीबी की स्थापना, सीडीबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। इसके वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो शिव सुब्रमण्यम रमन है सीडीबी के वर्तमान अध्यक्ष। तो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में है कि वातावरण की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा भूप्रकृति की संरचना के यांत्रिक विघटन और या रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अपक्षय के नाम से जाना जाता है। अगर कोई राष्ट्रीय, मान लीजिए भौतिकी और राष्ट्रीय जो है, जिसको कह सकते हैं कि रासायनिक एजेंसी जो है, उसके द्वारा जो भी निष्कासित होता है तो भूप्रकृति, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है दोस्तों, तो पृथ्वी के जो फर्स्ट लेयर होता है उसको भूप्रकृति कहते हैं। सेकंड जो होता है उसको देखिए यहाँ, एक होता है स्याल, सीमा और निभ है। तो पहली को स्याल बोलते हैं जिसको हम लोग भूप्रकृति कहते हैं, और दूसरा को सीमा बोलते हैं, और तीसरा को हम लोग निफे बोलते हैं या क्रोड भी बोलते हैं। तो पहला में जो होता है दोस्तों, उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होता है। दूसरे परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होता है, और तीसरे परत में निकेल और फेरस की अधिकता होता है। और जो सबसे निचली परत होती है जो क्रोड, वह गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। और सबसे पतली परत की अगर बात करें तो वो भूप्रकृति होता है, और सबसे मोटी परत की अगर बात करें तो वो हमारा सीमा होता है, बीच वाली परत। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में है कि 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन डैश के रूप में मनाया जाता है। तो ये तमिल के कैलेंडर की बात है दोस्तों, तो उसमें 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं दोस्तों? पुठांडु के रूप में मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें भारतीय कैलेंडर की, तो भारतीय जो कैलेंडर है हम लोगों का, वह कि शक संवत पे आधारित है। किस पे है? शक संवत पे आधारित है। शक संवत की शुरुआत 78 एडी में हुआ था। देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है कि लहसुन की तेज गंध डैश के कारण होती है। लहसुन को अगर दोस्तों, अगर आप लोग छीलते हैं, चाहे हम लोग छीलते हैं, तो उसमें से एक गंध निकलती है और तेजी में फैलती है, तो वह सल्फर के कारण होता है। अगर आयोडीन की बात करें तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होने से घेघा रोग, याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुआ था? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई, यानी कि मुंबई के तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस के संस्थापक की बात करें तो एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो एओ ह्यूम को जाना जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बद्रुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। देखते हैं 2 नंबर ऑप्शन को अगर हम लोग बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1906 में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1906 में ढाका में हुआ था। इसकी स्थापना नवाब आगा खान और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। अगर बात कर ले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसकी जो स्थापना हुआ था वह 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था। ईस्ट इंडिया संगठन की बात करें, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना 1867 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ही दोस्तों सबसे पहले धन के निष्कर्षण के सिद्धांत को बताए थे। तो इतने फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में है कि लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोमस ऋषि गुफा जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। कर्नाटक में दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ हम्पी जो है दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थे, उसके अवशेष है। देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो भारतीय प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय का क्या है? उल्लेख है। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक भारत के द्वारा 1980 में जीता गया था। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा, जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो आनंद मठ यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी लिखा गया है। वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये हमारे राष्ट्रगान जनगण मन इसके लेखक है। जनगण मन को सबसे पहले 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी गाया गया था। चलिए देखते हैं 18 नंबर। T20 क्रिकेट में एक गेंदबाज अधिकतम डैश गेंदबाजी कर सकता है? तो T20 जो क्रिकेट होता है दोस्तों, जो 20-20 ओवर का क्रिकेट होता है, प्रत्येक टीम को 20-20 ओवर खेलने का मौका दिया जाता है। तो इसमें एक टीम, जैसे मान लीजिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच है, तो इसमें इंडियन टीम के जो गेंदबाज होंगे उसमें से एक गेंदबाज 4 ओवर ही बॉल को क्या करेंगे? फेंक पाएंगे, यानी बॉलिंग करा पाएंगे। 4 ओवर से ज़्यादा बॉलिंग नहीं करा पाएंगे। देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है कि वह यौगिक जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह OH एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें 2 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो 2 जुड़ा होगा तो इसको द्वितीयक अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों OH ग्रुप ही अल्कोहल ग्रुप को डिनोट करता है। देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है कि मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय और कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग अटल ट्यूब सुरंग का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो अटल सुरंग, याद रखिएगा अटल सुरंग। 21 नंबर क्वेश्चन है कि खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र भारत में डैश ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? तो यह ज्वारीय ऊर्जा के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। यानी जो खंभात की खाड़ी है दोस्तों, कच्छ की रण है और सुंदरवन की
क्षेत्र है। सुंदरवन की जो डेल्टा है दोस्तों वह किस किस नदी से बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से उसका निर्माण होता है। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु केलुचरण महापात्र ने निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह नाम किसका है दोस्तों, तो गुरु केलुचरण। तो यह ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ओडिसी जो है वह उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में वर्तमान में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है वह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों तो 8 है टोटल। तो यह है, एक है कथक है, दूसरा भारतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, सतरिया है और मोहिनीअट्टम है। तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का है। अगर सत्रिया की बात करें तो सत्रिया जो नृत्य है वह असम का है। सत्रिया नृत्य का अगर जनक की बात करें तो शंकर देव को माना जाता है और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य भी सतरिया ही है। भारत का फर्स्ट शास्त्रीय नृत्य कौन है दोस्तों, यह भारतनाट्यम है। देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर है कि गलेन टी सीबर्ग द्वारा 1940 में खोजे गए कौन से एक्टिनाइड का उपयोग उपग्रहों में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में भी किया जाता है। तो यह प्लूटोनियम है। कौन है दोस्तों, तो प्लूटोनियम जो है यह इसका उपयोग उपग्रहों के संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में भी काम करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। तो CDS अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये हमारे वर्तमान में CDS है। ये सेकेंड नंबर के CDS है। फर्स्ट CDS जो थे दोस्तों वह कौन थे, तो बिपिन रावत, जिनका विमान दुर्घटना क्रैश कर जाने के कारण दोस्तों उसमें मौत हो गया था। बिपिन रावत ये हमारे भारत के फर्स्ट CDS थे। देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया जाता है। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों यह पहले पता होना चाहिए कि है कहाँ, यह उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में है दोस्तों, तो वहाँ कौन सा शास्त्रीय नृत्य होगा, तो ओडिसी। सिंपल सी बात है कि उड़ीसा राज्य है तो वहाँ ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। तो इसी को क्या करते हैं वहाँ पे, इसी शास्त्रीय नृत्य को नृत्य शैली के रूप में चित्रित किया जाता है जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। कुचिपुड़ी है दोस्तों, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो यह आंध्र प्रदेश का है। कथक का कहाँ है, तो यह यूपी का है। ऐसे उत्तर भारत याद रखिएगा, स्पेशल स्टेट यूपी। भारतनाट्यम कहाँ का है, तो यह तमिलनाडु का है। और एक होता है कथकली, तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ का है, तो ये दोनों केरला का है। तो इतने फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। तो आज का सेट हमारा 25 नंबर यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।